नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। आपको घर बैठे सभी की तैयारी मिलेगी। बस आपको करना ये है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके पास में जो घंटी का आइकन होता है उसको दबाना है, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप हमारी वीडियोस का लाभ ले सकें और अच्छी से अच्छी तैयारी घर बैठे कर सकें। देखिए मित्रों, हम जो क्लास पढ़ रहे थे पिछली, उसमें हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार संविधान सभा की मांग जो है वो भारत में उठने लगी। इस संदर्भ में सबसे पहले जो है 1895 में स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1922 में गांधी जी जो हैं उन्होंने बोला था कि भारत का जो स्वराज्य होगा, भारत जो स्वराज्य प्राप्त करेगा वो भारतीयों के प्रयासों से करेगा। अतः इसका जो शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है वो भी भारतीयों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 1924 से 1925 में हमारे मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट और तेज बहादुर सप्रू जी जो हैं वो भी इस संदर्भ में काफ़ी कार्य करते हैं। तेज बहादुर सप्रू जी जो हैं वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल भी लेकर आते हैं, जिसमें भी संविधान के बारे में वो लोग बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव के अंदर अंग्रेज पहली बार इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण जो है वो किया जाएगा। उसके बाद 1942 के क्रिस्प मिशन में भी इस बात को वो दोहराते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है संविधान सभा के निर्माण की दृष्टि से वो होता है कैबिनेट मिशन। कौन सा होता है? 1946 का कैबिनेट मिशन। जैसा आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसमें 3 व्यक्ति जो हैं वो आते हैं और उसके अलावा जो लॉर्ड वेवेल होते हैं वायसराय, उनको चौथा सदस्य इसका मान लिया जाता है। ये सुझाव देते हैं कि भारत में एक संघ का निर्माण करा जाएगा, भारत में 389 सदस्यों की एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसमें 292 सदस्य प्रांतों से, उसके अलावा 93 सदस्य जो देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी राज्यों से आएंगे। और जो रियासतों से सदस्य आएंगे वो मनोनीत होंगे और प्रांतों से जो सदस्य आएंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं चुनाव होते हैं, तो चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होती है, मुस्लिम लीग की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान करते हैं। उसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें पहले जो होता है उसमें मुस्लिम लीग अपना हिस्सा नहीं देती, अपना पार्टिसिपेट नहीं करती और बाद में जाकर जो है वो अपनाती है, लेकिन बाद में भी वो उससे अलग हो जाते हैं और सिर्फ भारतीय जो हैं वो संविधान सभा में रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, इतना हम पिछली क्लास में जो है वो पढ़ चुके थे। अब ये संविधान जो होता है, संविधान सभा जो है, इसमें कई प्रकार की समितियां जो हैं वो बनाई जाती हैं। कई प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। इनमें जो प्रमुख है वो मैं आपको बताता हूँ। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, और दूसरी संघ शक्ति समिति। ये दोनों जो समितियां होती हैं इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा अगली हम देखते हैं तो वो होती है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा एक समिति होती है मौलिक अधिकार
एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति होती है, इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूंकि ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो है ये काफ़ी बड़ी समिति होती है, इसलिए इसे 2 उप समितियों में विभाजित करते हैं। 2 उप समितियाँ कौन कौन सी? एक तो मौलिक अधिकार एवं एक अल्पसंख्यक। कौन सी पहली? मौलिक अधिकार और दूसरी अल्पसंख्यक। तो मौलिक अधिकार समिति जो होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? JB कृपलानी। और जो ये अल्पसंख्यक समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? HC मुखर्जी। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे की समितियों के बारे में हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और समितियां जो हैं उनका निर्माण होता है। ये समितियां अलग अलग विषय के लिए बनाई जाती हैं। संविधान में जो विषय होते हैं इन पर शोध करने के लिए भारतीय को जो लिए जो अच्छा है इन विषयों पर, उसके लिए समितियां गठित की जाती हैं कि आप सुझाव दीजिए, संशोधन दीजिए। इसके अलावा अगली समिति जो है संचालन समिति। इसके अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा झंडा समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं JB कृपलानी। इसके अलावा एक होती है राष्ट्रीय ध्वज समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद। देखिए झंडा समिति है और राष्ट्रीय ध्वज समिति है, दोनों अलग अलग थी, तो इन पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। इसके अलावा एक समिति होती है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए ये जो प्रारूप समिति होती है बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। इसके बारे में हम जो है वो विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो प्रारूप समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये जो प्रारूप समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए इसमें भीमराव अंबेडकर के अलावा एक तो अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य जो होते हैं वो और होते हैं। अब ये 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? नंबर 1 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 2 कौन होते हैं? N गोपाल स्वामी अय्यंगल। तीसरे कौन होते हैं इसमें? KM मुंशी। चौथे कौन होते हैं इसमें? मोहम्मद सादुल्ला। देखिए सबसे महत्वपूर्ण समिति है संविधान सभा की, इसलिए हम इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। 5वें सदस्य कौन है इसके? BN मित्र। अब ये BN मित्र जो होते हैं ये जो मूल प्रारूप समिति बनती है इसके सदस्य नहीं होते, ये किसकी जगह आते हैं? N माधव राव के स्थान पर आते हैं। और ये जो N माधव राव होते हैं ये क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं।
ये एन माधवराव त्यागपत्र दे देते हैं। तो एन माधवराव के स्थान पर कौन प्रारूप समिति में आ जाते हैं? बी एन मित्र। और छठे और अंतिम सदस्य होते हैं हमारे डीपी खेतान। और ये भी मूल प्रारूप समिति में नहीं होते, ये किसके स्थान पर आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी। और ये क्या करते हैं? इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है, इसलिए इनके स्थान पर कौन आते हैं? डीपी खेतान। ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, वो फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। उसके अलावा इसके सदस्यों की संख्या पूछी जा चुकी है। उसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके जो नाम हैं, पूरे 6 तो ये सदस्य और एक अध्यक्ष, इनके नाम जो पूछे जा सकते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं कि नाम दे देते हैं कि निम्न में से प्रारूप समिति का जो सदस्य है वो कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं इस प्रारूप समिति में एक तो अध्यक्ष होता है और 6 इसके सदस्य होते हैं। अब ये प्रारूप समिति काम क्या करती है? प्रारूप समिति कार्य क्या करती है? प्रारूप समिति कार्य करती है संविधान सभा का सचिवालय जो होता है, संविधान सभा का सचिवालय जो होता है, ये सचिवालय जो कानून संविधान का प्रारूप बनाकर भेजता है, उसकी समीक्षा जो है ये करती है। क्या करती है? संविधान जो कानून बनाकर भेजता है उसकी समीक्षा करने का ये काम करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये सब प्रारूप समिति जो है ये 60 से अधिक देशों का 60 देशों के संविधान का अध्ययन करती है और अध्ययन करके एक प्रारूप जो है उसका निर्माण ये लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि संविधान के प्रारूप का निर्माण होता है, इसके बाद जो है इस पर चर्चा होती है और लगभग 7,500 के आसपास, लगभग 7,500 के आसपास संशोधनों के प्रस्ताव आते हैं। इन प्रस्तावों में से लगभग 2,500 प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होती है। इसके बाद जो प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है, इन प्रारूपों के लिए वाचनों का जो है वो प्रारंभ होता है। अब संविधान के वाचन, संविधान के या संविधान सभा के वाचन, कितने वाचन होते हैं संविधान सभा के दोस्तों? 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन जो है होते हैं। प्रथम वाचन जो है वो कब से कब तक होता है? प्रथम वाचन जो होता है वो कब होता है? 4 नवंबर से और 9 नवंबर 1948 को ये प्रथम वाचन होता है। कब होता है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद आती है द्वितीय वाचन की बारी। अब ये द्वितीय वाचन जो है दोस्तों वो 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक जो है वो चलता है। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला वाचन जो कौन सा होता है? द्वितीय वाचन वो होता है। लगभग सभी जो होते हैं संविधान के प्रस्ताव वगैरह और संशोधन, उनकी चर्चा जो है इसी वाचन के दौरान की जाती है। इसके बाद जो है संविधान का तीसरा या तृतीय वाचन जो है वो शुरू होता है और इसकी तिथि जो है MHRD किताब है रूपा मंगलानी की, उसमें लिखी हुई है 14 नवंबर 1949 और एक M लक्ष्मीकांत आती है उसमें लिखी हुई है 17 नवंबर 1949 से चालू होकर ये चलता है अपने 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है दोस्तों, और 26 नवंबर 1949 के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और कितना समय इसको लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगता है?
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये जो 26 नवंबर का दिन होता है, इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर जो है वो एक बिल पेश करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक बिल पेश करते हैं, उसका नाम है दी कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैंड बाय द असेंबली बी पास्ड। क्या है इस बिल का नाम? द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैंड बाय द असेंबली बी पास्ड, जिसको 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया जाए। और कितने व्यक्ति इस पर हस्ताक्षर करते हैं? 284 व्यक्ति इस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद भारत का संविधान बनकर पूर्ण हो जाता है। और संविधान के बनने के साथ ही 15 अनुच्छेद जो हैं वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाते हैं। और संपूर्ण संविधान जो है वो कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। जबकि जो शेष 26 जनवरी को तो पूरा संविधान लागू हो जाता है, लेकिन जो अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, तो नागरिकता के जैसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनसे संबंधित जो भी कानून होते हैं, जैसे अंतरिम सरकार हुई, नागरिकता हुई, इस तरह के कानून जो हैं वो 26 नवंबर 1949 के दिन ही प्रभाव में आ जाते हैं। अब देखिए, जब ये अपना संविधान जो है 26 नवंबर के दिन बनकर तैयार होता है, तो उस दिन जो है संविधान की 2 प्रतियां होती हैं। और वो दोनों ही प्रतियां कौन से विषय में होती हैं, कौन से भाषा में होती हैं? अंग्रेजी भाषा में दोनों प्रतियां। लेकिन बाद में जो है इसका हिंदी में अनुवाद भी होता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? घनश्याम गुप्ता के द्वारा। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही चलती है, और संविधान की कार्यवाही के साथ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतया बनकर तैयार हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा भारतीय संविधान जो है, जिसे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, इस सभा के ऊपर भी कुछ आरोप लगे। वो चुनौतियां इस सभा के समक्ष क्या क्या थी? संविधान सभा पर आरोप। पहला आरोप जो संविधान सभा पर लगता है वो होता है कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा जो है वो संप्रभु सभा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है साहब? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि संविधान सभा का निर्माण जो है हम जानते हैं वो किसकी सिफारिश पर हुआ? 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो जो तर्क देते हैं इस आरोप के पक्ष में, वो देते हैं कि जब इस संविधान सभा का निर्माण ही अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन की सुझाव पर किया गया है, तो ये संस्था जो है, ये सभा जो है वो किस प्रकार संप्रभु हो सकती है। लेकिन इसके पक्ष में तर्क ये है मित्रों कि संविधान सभा जो है उसका बेशक निर्माण जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया, पर इस संविधान सभा को भंग करने, परिवर्तित करने या फिर इस संविधान सभा द्वारा पारित किसी कानून में संशोधन करने संबंधी अधिकार जो हैं वो अंग्रेजों को प्राप्त नहीं थे। इस संविधान सभा को ना तो अंग्रेज भंग कर सकते थे, ना इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते, ना ही इसके द्वारा बनाए हुए किसी कानून में वो लोग संशोधन कर सकते थे। अतः ये
जो इन पर आरोप है ये निराधार होता है एक तरीके से। और दूसरा आरोप जो संविधान सभा पर लगता है वो लगता है वकीलों का आधिपत्य। ये इसलिए लगता है क्योंकि इस संविधान सभा में अधिकतर जो सदस्य होते हैं वो वकील होते हैं। जैसे कि हम हमारे पहले प्रधानमंत्री की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो खुद एक वकील थे। हमारे उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी वकील थे। तो वकीलों का उस समय आधिपत्य था। पर ये कहना भी ये सही नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में जो है निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी आए थे, और निर्वाचित सदस्य थे वो सभी सदस्य जो है जनता द्वारा निर्वाचित होकर आए थे। तो कहना कि सिर्फ वकील अपनी मर्जी से आ गए ये गलत होगा, उनका तो निर्वाचन होके वो आए थे। और तीसरा आरोप इन पर लगता है कि ये निर्वाचित संस्था नहीं है। ये इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भी थे, परंतु उस समय की जो स्थितियां थीं, जो हमारी देसी रियासतें थीं, वो रियासतें जो हैं उनमें चुनाव कराना संभव नहीं था। अतः इसीलिए उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से सही माना गया कि उनसे जो है वो सदस्य मनोनीत होकर आ जाएं। फिर भी जो बहुतायत थी, जो बहुमत था, वो जो है निर्वाचित सदस्यों के पास ही था। तो जो भी बिल या कानून पास हुए तो उनका उसमें योगदान अधिक था। उसके बाद हम देखते हैं एक और आरोप इस पर लगता है प्रतिनिधित्व का, कि इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इसमें केवल और केवल एक ही पार्टी कांग्रेस का आधिपत्य है। प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस का आधिपत्य जो है, या अधिकता जो है, कांग्रेस की अधिकता है इसमें। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी समय कोई राजनीतिक दल अधिक प्रभावी होगा तो उसके सदस्य अधिक आएंगे। चुनाव हुए थे, उसमें उनको बहुमत मिला, तो ये तो वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी एक दल को अधिक बहुमत जो है वो मिल जाता है। ऐसी स्थिति में अगर एक प्रचलित दल था, एक प्रभावी दल था, जो पूरे देश की जनता को साथ लेके चला, उसने काफ़ी योगदान दिया भारत की आज़ादी में, तो अगर उसके सीटें आती हैं, उसका वर्चस्व होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में ये संभव होता है कि किसी दल को अधिक बहुमत मिल जाता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं पिछले 2 बार से नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत मिल रहा है, तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं होती कि ये एक आरोप है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया गया था। तो हमारी संविधान सभा जो है एक तरह से पूर्ण हो गई। और हम देखते हैं कि संविधान सभा जो है ये बनी थी, इसके बाद जो 24 जनवरी होती है, 24 जनवरी 1950 को इसकी 12वें अधिवेशन के साथ संविधान सभा को, किसके साथ? 12वें अधिवेशन के साथ संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है साहब? भंग कर दिया जाता है। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक जो है, 17 अप्रैल 1952 तक इस संविधान सभा को अंतरिम सरकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक आम चुनाव नहीं होंगे तब तक भी भारत का शासन चलाने के लिए किसी सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो संविधान सभा होती है, जब इसका जो कार्य होता है संविधान निर्माण का, वो पूर्ण हो जाता है। और चूंकि ये सदस्य जनता द्वारा चुनकर ही आए थे, तो इतने समय के लिए, जब तक कि देश में चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, उस समय तक के लिए सरकार की आवश्यकता थी। तो इसलिए इसी संविधान सभा को जो है अंतरिम सरकार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह अपने संविधान सभा की पूरा जो ये एक टॉपिक है ये समाप्त होता है। कल से हम जो है वो अगला टॉपिक लेना शुरू करेंगे। आपसे अनुरोध है
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में हमारे चैनल को शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके और हमारा लक्ष्य जो है आपको एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का, जिससे आप वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आपसे थोड़ी सी हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे लिए प्रयत्न करेंगे, कि हमें सब्सक्राइब करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।